हेलो बच्चों, हम लोग आज फिर आपको सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का एक वीडियो लेकर के आए हैं। देखिए बाबू, हम लोग पिछले लेक्चर में हमने बात किया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। हमने एक बात किया था मोलिकुलर सॉलिड या उसको आणविक ठोस बोलेंगे। उसको पुनः फिर 3 भागों में बांटा था बाबू। कौन कौन सा किस में बांटा था बाबू? अध्रुवीय नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, ध्रुवीय पोलर मोलिकुलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बंधित आणविक सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। आज हम लोग बात करेंगे मेटालिक सॉलिड के बारे में। देखिए मेटालिक सॉलिड, इसका मतलब कि मेटालिक सॉलिड है, जाहिर सी बात है कि ये मेटल के लिए होगा, जाहिर सी बात है कि मेटल के लिए होगा। अब देखिए मेटालिक सॉलिड है तो दिमाग बैठाइए कि जब ये मेटालिक सॉलिड है, धात्विक ठोस है, तो धातु के लिए होगा। अब धातु में एक चीज बहुत बड़ी, मेटल में एक बहुत बड़ा गुण होता है बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होता है इसमें, यानी इस आसानी से इलेक्ट्रॉन करके धातु आयन मेटालिक आयन बना देता है। इसका मतलब कि ये जो यहाँ पे जो मेटल और धातु दिख रहा है, ये जो होगा ना, ये मेटालिक रूप में होगा। किस रूप में होगा? मेटालिक, मेटल आयन के रूप में होगा और फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुआ। देखिए अब ध्यान से देखो, आप जैसे देखो यहाँ से देखो ध्यान से, देखिए मेटल है, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुआ। देखो फिर से देखो यहाँ पे देखो, ये धातु है, धातु सॉरी, यहाँ पे आगे चले, आगे आ जाए, धात्विक ठोस है ये। देखिए ये धातु है, ये धात्विक ठोस है, ये वास्तव में इसको इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है। इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, देखिए अब देखोगे आप, देखो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुआ और जैसे इलेक्ट्रॉन निकला धातु आयन बन गया। क्या बन गया? धातु आयन बन गया। यानी कि ये धातु आयन और ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, ये और धातु आयन को कर्नेल बोलते हैं। धातु आयन क्या बोलते हैं? कर्नेल बोलते हैं। यानी कि इसमें 2 चीज होगा, एक कर्नेल होगा और धातु आयन होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन होगा। और इन धातु आयन यानी कर्नेल और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण है, इस आकर्षण को बोलते हैं धात्विक बंधन यानी मेटालिक बॉन्ड। यानी कर्नेल और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसी को बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड या उसी को बोलते हैं धात्विक बंधन। अब यहाँ पे बात करते हैं फिर से, ये धात्विक बंधन या मेटालिक सॉलिड, ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग है, देखेंगे आप बाबू, जैसे ये स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है? एक तरह का बॉन्ड क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग है। तो ये स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका आप ही बताओ, इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक उच्च होगा। यस, जब मेल्टिंग पॉइंट गलनांक उच्च होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? जल्दी बताओ। बॉइलिंग पॉइंट या क्वाथनांक उच्च होगा। क्यों उच्च होगा? क्योंकि ये धनायन और इस धनायन यानी कर्नेल और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण है, और ये आकर्षण बल क्या है? प्रबल है। और जब ये आकर्षण बल प्रबल है तो ये क्या होगा? इन लोगों के बीच का जो बंधन होता है वो बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, इनके बीच का बंधन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और इनके बीच का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने से क्या करता है? ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाने के कारण, ये प्रबल बंधन होने जाने के कारण इनका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। अब देखिए आप लोग, अब यहाँ पे ये आप बताओ यहाँ पे क्या ये इलेक्ट्रॉन फ्री है कि नहीं है? देखिए बाबू, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन फ्री है। देखिए इलेक्ट्रॉन फ्री है कि नहीं है? जब इलेक्ट्रॉन फ्री है तो आप बताओ, इस इलेक्ट्रॉन फ्री होने के चलते ये इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का चालक होगा कि नहीं होगा? यानी जितने भी धातु होंगे विद्युत के अच्छे चालक होंगे, ये अच्छे सुचालक होंगे, और उष्मा के भी उससे अच्छे सुचालक होंगे। किसके चलते? ये फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते। यानी कि धात्विक जो बंधन, मेटालिक सॉलिड जो होगा, धात्विक ठोस या मेटालिक सॉलिड में घटक कण आपसे पूछा जाएगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलेंगे तो कर्नेल और फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके बीच का बॉन्ड पूछेगा तो, इनके बीच का बंधन बोलेगा तो
मेटालिक बॉन्ड या धात्विक बंधन। देखिए बाबू, इस इलेक्ट्रॉन के चलते ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? गुड कंडक्टर होगा। और इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का अच्छा सुचालक होगा। और ये साथ में ये उष्मा का भी अच्छा सुचालक होगा, थर्मल कंडक्टिविटी इसका अच्छा होगा। यानी कि आपको पता है कि ये मेटल और धातु जो होता है, मेटल या धातु जो होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट का अच्छा सुचालक होते हैं। समझे? उष्मा और विद्युत का अच्छे सुचालक होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रहे कि बाबू आप लोग देख रहे हो कि इसका देखो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते, यहाँ पे ध्यान रखें, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते ये कलर्ड होते हैं। इनमें कलर्ड जो होता है बेटा, इसमें कलर्ड जो होता है कि ये मेटल कलर्ड होते हैं। जैसे सोना का अपना चमक होता है, चांदी का अपना चमक होता है, कॉपर का अपना चमक होता है। तो ये चमक होने का मेन रीज़न उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या क्या पढ़ें, इसमें क्या क्या याद रखेंगे? सबसे पहले इसके कंस्टिट्यूएंट यानी घटक कण कण के हैं, तो कर्नेल इलेक्ट्रॉन। आकर्षण बल कौन सा है? तो धात्विक बंधन, ठीक है, या मेटालिक बॉन्ड। अगर बोलेगा क्या किसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा? तो कंडक्टर, सुचालक। ये बताइए, ये फिजिकल नेचर यानी भौतिक अवस्था कैसा होगा? तो हार्ड। ये मेलिएबल होगा, डक्टाइल होगा, आघात वर्ध्य होगा, है कि नहीं, तन्य होगा। और फिर सबसे बड़ी बात इसमें, इसका उदाहरण जान जाए, इसका एग्जाम्पल जान जाए आप लोग कि ये इसका एग्जाम्पल होता है कॉपर, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, जिंक। आप बाबू समझ लें कि आप जितने भी मेटल होंगे, सभी मेटल धात्विक ठोस के अंदर आएंगे। और जितने भी मिश्र धातु होंगे, यानी धातु और मिश्र धातु बोले तो एलॉय, मिक्सचर ऑफ मेटल, धातुओं का मिश्रण, जितने भी होंगे सब का सब, जैसे ब्रास, ये सारे मिक्सचर हैं, ये सब का सब आपको आएंगे किसमें? तो धात्विक ठोस में। अगला बात करें आयनिक सॉलिड यानी आयनिक ठोस का। आयनिक सॉलिड या आयनिक ठोस की बात करें हम लोग, तो देखिए यहाँ पे दिमाग बैठाइए आप लोग। यहाँ पे दिमाग बैठाओ आप। दिमाग क्या बैठाओगे कि आयन है, ये धनायन है और ये ऋणायन है, यानी केटायन है और एनायन है। क्या है? केटायन और एनायन है। इसमें घटक कण आयन्स होंगे। तो कौन कौन सा? एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, एक धनायन होगा और एक ऋणायन होगा। कौन कौन सा चीज होगा? एक धनायन होगा और एक ऋणायन होगा। एक धनायन होगा और एक ऋणायन होगा, यानी कि एक केटायन और एक एनायन होगा। समझ में आया ना बाबू? यानी कि घटक कण पूछेगा तो धनायन और ऋणायन यानी केटायन और एनायन होगा। अब इसमें ये जब भी कोई आयन होंगे तो इनके बीच में बहुत ही प्रबल आकर्षण बल होता है। इनमें कौन सा आकर्षण बल होगा? तो प्रबल एस्थेटिक आकर्षण बल होता है। कौन सा? प्रबल वैद्युत एस्थेटिक आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के चलते, आप ही बताओ कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के चलते बताओ ये क्या होगा? हार्ड होगा कि नहीं होगा बाबू? और ये स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, बहुत मजबूत है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बल है। और जब सबसे स्ट्रॉन्ग बल होगा तो ये क्या होगा बाबू? हार्ड होगा। यस, हार्ड होगा, कठोर होगा। लेकिन ये विद्युत का कुचालक होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होंगे। क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे? क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे?
क्यों ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें जो है आयंस जो है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे होते हैं। किससे बंधे होते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे होते हैं। किससे बंधे होते हैं? तो स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे होते हैं। किससे? तो स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे होते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे होने के कारण, स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे होने के कारण, प्रबल बल से बंधे होने के कारण, प्रबल बल से बंधे होने के कारण ये बहुत ही कठोर होते हैं। अब ये बता दो, स्ट्रॉन्ग फोर्स या प्रबल बंधन से बंधे होने के कारण ये गति करने में सक्षम नहीं होते हैं, इनमें मूवमेंट यानी गति नहीं होता है, ये फ्री नहीं होते, इसलिए हार्ड होंगे और ये पीटने पे टूटेंगे, टूट जाएंगे, भंगुर ब्रिटल होंगे। अब चूंकि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के चलते इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जब बाबू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, प्रबल आकर्षण बल है, बहुत ज़्यादा इन लोगों के बीच में आकर्षण बल है, तो इसीलिए इनका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, क्वाथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट उच्च होगा। गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होगा? उच्च होगा। अब इसके बाद बात करें हम लोग, अब इसके बारे में बात करें हम लोग, क्या चीज करें कि ये गति करने में सक्षम नहीं है, ये हार्ड होंगे, तो बात हो गया, ये भंगुर होंगे, पिटने पे टूटेगा। अब देखिए ये क्या है? आयनिक ठोस। अब ये आयनिक ठोस क्या होते हैं देखिएगा थोड़ा सा। ये आयनिक ठोस जो होंगे ये ध्रुवीय विलायक में ये घुलनशील होंगे। अब ध्यान सुनो, ध्रुवीय विलायक किसको बोलते हैं? जैसे आप लोग को एक कहावत है, जो जैसा में रहता वैसा में घुलता है, यानी कि लाइक डिजॉल्व, लाइक डिजॉल्व, लाइक यानी समान प्रकृति के विलायक में घुलते हैं। यानी कि अगर ध्रुवीय होगा तो ध्रुवीय में घुलेगा, अध्रुवीय होगा तो अध्रुवीय में घुलेगा। कहने का मतलब पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर में घुलेगा। पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर में घुलेगा। सर इसका भी मतलब नहीं समझ में आ रहा है। हम देखो, ये वाटर है, ये जल है, आपको हमने क्या बोला था? ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मक है। जब बहुत ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मक है तो इस पे ऋण आवेश होगा, और हाइड्रोजन पे कौन सा आवेश होगा? धन आवेश होगा। इस पे धन आवेश और ऋण आवेश, पोल आ गया ना, इसको बोलते ध्रुव हिंदी में। तो जिसमें भी ध्रुव रहेगा तो ध्रुवीय, और जिसमें ऐसा ध्रुव नहीं रहेगा अध्रुवीय। जिसमें ध्रुव रहेगा यानी पोल रहेगा पोलर, जिसमें ऐसा पोल नहीं रहेगा नॉन पोलर। तो बताइए ये नॉन पोलर है। अब आपका जो NaCl है, NaCl कैसा है? Na+ धनायन माइनस, ये भी तो पोलर है। तो बताइए दोनों का प्रकृति मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दोनों का नेचर मिल रहा है। ये भी ध्रुवीय, ये भी ध्रुवीय, ये भी पोलर, ये भी पोलर, तो फट से पोलर में घुलेगा कि नहीं घुलेगा? इसीलिए आयनिक सॉलिड जो होता है, आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं। लेकिन अगर आप इसी को अध्रुवीय विलायक यानी जिसके पास पोल ऐसा ध्रुव नहीं हो, उसमें ये नहीं घुलेगा, यानी अध्रुवीय विलायक में ये नहीं घुलेगा। यानी कि जब भी घुलेगा तो ध्रुवीय यानी पोलर विलायक में घुलेगा, और ये नॉन पोलर विलायक में नहीं घुलेगा। इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि नॉन पोलर यानी अध्रुवीय विलायक में नहीं घुलेगा, क्योंकि ये इसका नेचर ध्रुव का ध्रुवीय है। और अध्रुवीय जैसे ईथर, इसमें अध्रुवीय कोई ध्रुव नहीं है, तो बाबू ये इसका नेचर और इसका नेचर मिल नहीं रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो नहीं घुलेगा। यानी कि आयनिक ठोस किस में घुलेगा? ध्रुवीय में कि अध्रुवीय में, पोलर में कि नॉन पोलर में? तो आप लोग जल्दी से बोलो, पोलर में कि नॉन पोलर में, अध्रुवीय में कि ध्रुवीय में?
तो बोले ये इसमें ध्रुव है तो ध्रुवीय में, यानी पोल है तो पोलर में। क्योंकि अगर सर पोल नहीं रहता तो नॉन पोलर में घुलता, अध्रुवीय में घुलता। ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा और अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलेगा। ये बात समझ में आ गया? आ गया? चूंकि कहाँ घुलेगा, तो चूंकि ध्रुवीय है, आयनिक में आयन है, तो इसमें ध्रुवीय विलायक में घुलेगा और अध्रुवीय विलायक में नहीं घुलेगा, यानी पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर में नहीं घुलेगा। देखेंगे ये नॉन पोलर में क्या होगा, अघुलनशील होगा और इनसोल्युबल होगा। देख लीजिए अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, विद्युत का बहुत बड़ा कुचालक होता है। अब भैया बताइए विद्युत का कुचालक होता है क्यों? तो विद्युत का क्यों कुचालक है? तो भैया आयन जितने हैं सब तो प्रबल आकर्षण बल से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए हैं। इनमें आयन कहीं फ्री है ही नहीं। और जब आयन फ्री नहीं होगा, जब आयन फ्री नहीं होगा तो ये विद्युत का सुचालक कैसे होंगे? यानी कि इनके विद्युत का सुचालक होने के लिए, विद्युत कंडक्शन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करने के लिए ये आयन क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। आयन क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। आयन क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। आयन जब तक फ्री नहीं रहेगा ये विद्युत का सुचालक नहीं होगा। अब ये बताइए आयन फ्री नहीं है तो विद्युत का सुचालक नहीं होगा, तो बताइए क्या ये विद्युत का सुचालक होगा? बोले नहीं। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन एराइज हो जाता है कि आयनिक ठोस ये मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी गलित अवस्था में और जलीय विलयन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, विद्युत का सुचालक होता है, अच्छा सुचालक होता है, परंतु ठोस अवस्था में नहीं, सॉलिड स्टेट में नहीं। यानी कि ये ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन गलित अवस्था यानी मोल्टेन स्टेट या जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन में ये विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। इसका कारण क्या है? तो बस इसका कारण यही है कि यहाँ पर यहाँ पे ठोस अवस्था में जितने आयन होते हैं सब का सब एक दूसरे से बंधे होते हैं, कोई आयन फ्री नहीं है। कोई आयन फ्री नहीं है, और जब कोई आयन फ्री नहीं होगा तब आयन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा नहीं, जाएगा तो चालकता कहाँ से प्रदर्शित करेगा? अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए इसमें आयन आर फिक्स्ड पोजीशन, आयन एकदम निश्चित स्थिति पे है, एकदम बंधल है एकदम। लेकिन ये गलित अवस्था में क्या हुआ? देखिए बाबू, आप गलित अवस्था में देखिए, ये गलित अवस्था में देखिए बाबू, देखिए ये गलित अवस्था में सब आयन क्या कर गया? टूट गया, अलग अलग हो गया। सर आयन क्या अभी ठोस अवस्था में सब बंधा हुआ है, लेकिन गलित अवस्था में सब क्या है? आयन एक दूसरे से अलग अलग हो गया। अब जब आयन सब एक दूसरे से अलग अलग हो गया तो यानी कि फ्री करने में, फ्री टू मूव, यानी कि गति करने में मुक्त है। अब जब गति करने में मुक्त है तो विद्युत का सुचालकता प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा? अच्छे जलीय विलयन में एक देखो बाबू, अब हम लोग पढ़ा जाए कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। यानी कोवलेंट का मतलब सहसंयोजक ठोस या संजाल ठोस। आपको तो यहाँ पे दिखना चाहिए कि सर सहसंयोजक ठोस या कोवलेंट ठोस, तो सर सहसंयोजक कैसे बनेगा? तो बाबू यहाँ पे दिमाग में बैठा लें कि देखिए बंधन है, सहसंयोजक बंधन कैसे बनता है? देखिए सहसंयोजक बंधन किसके पास, जैसे मान लो एक परमाणु ये, जैसे मान लो एक कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके संयोजी कक्षा में बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके भी संयोजी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, आपस में दोनों एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा, तो जब एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया तो एक बंधन बन गया दोनों के बीच में। क्या बन गया बेटा? क्या बन गया बाबू? एक बंधन बन गया दोनों के बीच में। तो ये बंधन को बोलेंगे सहसंयोजक बंधन या कोवलेंट बॉन्ड। जब ऐसा कहीं बंधन होगा वैसे ठोस को हम लोग बोलेंगे बाबू सहसंयोजक ठोस या कोवलेंट ठोस या नेटवर्क ठोस। तो आपको तो समझ में आना चाहिए कि बाबू ये जो ठोस होगा, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए बाबू कि ये ठोस
में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या घटक कण क्या होगा। अगर ये बोलेगा इस ठोस में घटक कण क्या होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए परमाणु होगा। घटक कण क्या होगा? परमाणु होगा, अधातु परमाणु होगा। ये कैसा होगा बाबू? अधातु परमाणु, अधात्विक परमाणु होगा। और इन लोग के बीच में कौन सा बंधन बनेगा? तो कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन बनेगा। सहसंयोजक बंधन कैसे बनता है? तो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है। यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेगा, साझा करेगा, तो बॉन्ड बनेगा। यानी इधर से भी शेयर, इधर से भी शेयर, इधर से भी शेयर, और इस तरह से ये साझा करेगा। क्योंकि ये साझा जो होता है ना, एकदम लंबे दूर तक जाता है। यानी जितना परमाणु है सब एक दूसरे से साझा करते जाएगा। देखिए ये तीनों साझा किया, ये फिर साझा किया, ये साझा किया, सब एक दूसरे से साझा करते जाएगा। और देखिए एक दूसरे साझा करते करते एक जाल बनाया कि नहीं? जब जाल बनाया और ये जाल बनेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है संजाल ठोस। देखो इसमें एक बार फिर से देख ले बाबू। जैसे मान ले बाबू, आप कार्बन परमाणु है। देखिए कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु है। कार्बन परमाणु के पास 4 गो इलेक्ट्रॉन है संयोजी कक्षा में, वैलेंस शेल में। तो ऐसे ऐसे तो बहुत सारा कार्बन परमाणु है, कार्बन का एटम है, बहुत सारा कार्बन का एटम है, बहुत सारा कार्बन का एटम है, बहुत सारा कार्बन का एटम है। तो सब में तो 4-4 गो इलेक्ट्रॉन तो होगा, जितने भी हैं सब में 4-4 गो इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्या करेगा? ये ऊपर के कार्बन से मान ले साझा कर लिया, शेयर कर लिया, ये इसके साथ शेयर किया, यहाँ पे एक मान लो और है तो ये इसके साथ शेयर किया, ये इसके साथ शेयर किया, ये भी तो 4 गो से शेयर करेगा, 4 गो से साझा करेगा, ये भी 4 गो से साझा करेगा। यानी कि ये पूरी तरह से एक दूसरे से साझा करता जाएगा, एक दूसरे से साझा करता जाएगा, और साझा करते करते एक जाल जैसा बना देता है, एक नेटवर्क बना देता है। इसीलिए इसका नाम संजाल ठोस पड़ता है। यानी कि देखिए सब परमाणु एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और किस बंधन से जुड़ा हुआ है बेटा? किस बंधन से जुड़ा हुआ है बाबू? तो सहसंयोजक बंधन से जुड़ा हुआ है। तो आपको यहाँ पे करना है कि बोलेगा घटक कण कौन सा है? तो बाबू परमाणु है। घटक कण कौन सा है? तो परमाणु है। ठीक है, क्या है? तो अच्छी इन लोगों के बीच में कौन सा परमाणु है? तो इन लोगों के बीच में किस तरह का बंधन होगा? तो बोलेंगे क्या चीज? सहसंयोजक बंधन होगा। किस तरह का बंधन होगा? तो सहसंयोजक बंधन होगा। और ये कैसे? सहसंयोजक बंधन एक दूसरे से लगातार ये एक दूसरे से जुड़ता जाएगा। देखिए सबसे जुड़ता गया है। अभी बताइए सहसंयोजक बंधन होगा, आप ही लोग बोलोगे बाबू कि ये एक जाल बनाएगा बाबू, ये बहुत ही निविड़ संकुलित होगा, क्लोज पैकिंग होगा। और जब बहुत ज़्यादा क्लोज पैकिंग होगा और बहुत ज़्यादा निविड़ संकुलित होगा, एकदम शर्ट के सजल होगा, तो बाबू रे ये हार्ड होगा, ये भंगुर भी होगा, हार्ड होगा, भंगुर होगा, हार्ड होगा और ब्रिटल होगा। ये बहुत हार्ड होते हैं, ये बहुत हार्ड, वेरी हार्ड होते हैं। इनका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है या क्वथनांक जो है बहुत हाई होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा हाई होगा, समझे? इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, ये अब देखिए देखिए इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? These covalent solids बाबू रे इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? गलनांक और क्वथनांक बहुत हाई होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। गलनांक और क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? बहुत ज़्यादा हाई होगा। अब थोड़ा सा देखिए, क्या इसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है। तो बाबू जब इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब नहीं दिख रहा है तो ये विद्युत के कुचालक होंगे। ये विद्युत क्या होंगे? कुचालक होंगे। यानी कि ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। काहे? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए विद्युत का कुचालक होंगे। अच्छा ये बताइए, ये इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है हीरा, डायमंड। देखिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ये त्रिविमीय 3 डायमेंशन जुड़ा होता है।
अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है कि बाबू सहसंयोजक ठोस है, लेकिन एक अपवाद भी है और ज़बरदस्त अपवाद है। सहसंयोजक ठोस है लेकिन एक इसमें बहुत बड़ा अपवाद है। क्या अपवाद है? ग्रेफाइट। बाबू ग्रेफाइट जो है वो संजाल ठोस है, नेटवर्क ठोस है, कोवलेंट ठोस है, लेकिन इसका जो गुण है ये अन्य सहसंयोजक ठोस से क्या है? भिन्न है। जैसे ये क्या करता है बाबू कि विद्युत का क्या होता है? कुछ सुचालक हो जाता है। सब कुचालक होते हैं, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन ये विद्युत का सुचालक है। अब इसमें सुचालक होने का ये ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक क्यों है? तो इसमें बाबू जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखिए इसका स्ट्रक्चर में बाबू, इसका स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन, जैसे देखिए ये इस तरह का लेयर बाय लेयर है, लेयर बाय लेयर संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है, लेयर बाय लेयर होता है। अब आपको बता देते हैं कि कार्बन के पास तो बाबू 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है बाबू? 4। संयोजी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। तो 4 देखिए तो ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो एक इसके साथ बंधन बना लिया, एक इसके साथ बंधन बना लिया और एक इसके साथ बंधन बना लिया, लेकिन एक वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है कि नहीं है? बाबू देखो ना, यहाँ पे एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, तो देखो एक फ्री है कि नहीं है, मुक्त है कि नहीं है? देखिए हर जगह एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। अब जब हर जगह एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो बाबू रे इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के चलते देखिए ना, आप देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, चतुस्संयोजी होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन में 3 को बंधन बना लिया, 3 बंधन बना लिया। अब 3 को बंधन बना लिया तो एक इलेक्ट्रॉन तो क्या है? 3 को बंधन, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अभी बताइए इस इलेक्ट्रॉन के चलते इसका वैद्युत चलकता होगा कि नहीं होगा? जबरदस्त वैद्युत चलकता होगा। अब ये आप बता लें कि ये वैद्युत चलकता है, ठीक है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन के चलते बाबू इसका वैद्युत चलकता होगा। अब जानते हैं, ये आप दिमाग में बिठा लें कि ये जो है यहाँ पे बात कर ले थोड़ा सा कि देखिए कार्बन कार्बन बंधन है ना, इसकी लंबाई आप याद रखेंगे 141.5 pm, 141.5 pm यानी 142 याद रखें ना बाबू, ठीक है ना? ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ कितना याद है? 142 याद रखें आप pm में, ठीक है? अब यहाँ पे फिर बात करें बाबू हम, देखिए ये लेयर बाय लेयर है। अब ये लेयर बाय लेयर इलेक्ट्रॉन है। अब जब इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन के चलते ये विद्युत का सुचालक है, लेकिन ये लेयर के बीच में जो बल है वो बहुत ही दुर्बल बल है। और यहाँ पे क्या है? बहुत ही दुर्बल बल है। ये दुर्बल बल वांडरवाल बल है, वांडरवाल फोर्स है। 2 लेयर के बीच में, 2 परत के बीच में वांडरवाल फोर्स है। अब ये इतना कमजोर होता है कि ये आसानी से टूट जाता है। इसीलिए ग्रेफाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के चलते विद्युत का सुचालक हो गया, लेकिन 2 लेयर के बीच में जो बहुत ही कमजोर बल होता है, इसको वांडरवाल बल बोलते हैं। आप ये भी याद रखेंगे कि 2 लेयर के बीच में, 2 परत के बीच में 335 pm का दूरी होता है। कितना pm? 335 pm का बीच का डिस्टेंस होता है, 2 pm। तो याद रखेंगे कार्बन कार्बन के बीच की दूरी और 2 लेयर के बीच की दूरी। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब देखेंगे, अब बताइए जब यहाँ दुर्बल बल है तो दुर्बल बल है तो एक दूसरे पे स्लाइड करेगा, फिसलेगा। अब बताओ जब फिसलेगा, एक लेयर दूसरी लेयर पे स्लाइड करेगा तो ये मुलायम होगा कि नहीं है यार? यानी कि जितने भी सहसंयोजक ठोस होते हैं कठोर होते हैं, ये क्या हो गया? मुलायम हो गया। जितने भी सहसंयोजक ठोस होते हैं ये विद्युत के सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। ये विद्युत का कुचालक हो गया क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया? अब ध्यान रखें कि देखिए ये लेयर, देखिएगा आप लेयर एक दूसरे पे मूव करेगा, इसलिए गुड होता है, एक सॉफ्ट होता है और गुड सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह इसका बिहेव होता है। इसका उदाहरण बताएं आप तो बाबू सिलिका, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड और कुछ नहीं तो ग्रेफाइट। अब हम समझते हैं कि आप लोग ठोस का, सॉलिड का क्लासिफिकेशन
या ठोस का वर्गीकरण को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठोस का वर्गीकरण हमने 4 भागों में बांट किया है। पिछला लेक्चर में आणविक ठोस के बारे में बात किया है और इस लेक्चर में हमने धात्विक ठोस यानी मेटालिक ठोस, आयनिक ठोस यानी कि आयनिक सॉलिड और इसके बाद कोवलेंट सॉलिड यानी कि सहसंयोजक ठोस के बारे में हमने बात किया है। बाबू आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं और अपने जितने भी मित्र हैं सबको आप इस लेक्चर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग फिर एक नया लेक्चर के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।